Hello students, welcome to my YouTube channel School Corner. Here you all will find informative, educational or uh, engaging content that is designed to help you learn. So we regularly upload the video that covering the interesting topics, useful tips or that all will help to understand explanation. Now start the chapter class 12th history theme 3 kingship caste and class. सेवरल चेंजेस इस टाइम पीरियड में जो चल रहा है अर्ली सोसाइटीज का करीब 600 बीसी से लेकर 600 सीई तक का जो टाइम है इस टाइम में कुछ चेंजेस हुए वो क्या क्या चेंजेस है देख लेते हैं. सेवरल चेंजेस अकर्ड इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. इस टाइम में इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ में बहुत से चेंजेस हुए. कुछ किंगडम्स बनी. जनपदास का टाइम पीरियड था ये महाजनपदास का. उसके बाद कुछ बड़े स्टेट्स किंगडम इस्टेब्लिश हुई, इकोनॉमी डेवलप हुई. टाइम पीरियड था करीब 600 बीसी से लेकर के 600 सीई तक का टाइम पीरियड है. ये इन दोनों चेंजेस के कारण सोसाइटी बहुत प्रभावित हुई. कैसे? फॉरेस्ट एरिया जो है वो सारा कोशिश की गई कि उसको एग्रीकल्चर के अंडर लाया जा सके, जिसके कारण फॉरेस्ट ड्वेलर जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ काफी चेंज हो गई. इसके अलावा क्राफ्ट स्पेशलाइज्ड एक डिस्टिंक्ट एक अलग सोशल ग्रुप बन गया कि जो लोग किसी न किसी हुनर में काबिल थे. थर्ड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. दैट मतलब सोसाइटी में कहीं किसी के पास बहुत पैसा है, कोई अमीर है, कुछ गरीब है, जिसके कारण सोशल डिफरेंसेस जो है वो ज्यादा बढ़ गए. अगर अमीर है तो वो अमीर ज्यादा है, या गरीब है तो गरीब ज्यादा, तो इसके कारण सोशल डिफरेंस जो है उनके बीच में काफी बढ़ गया. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दो तरह के सोर्सेस प्रोवाइड करवाते हैं, टेक्सचुअल और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. टेक्सचुअल में कुछ टेक्स्ट हैं जो लिखी गई हैं इस टाइम पर, जैसे धर्मशास्त्रा जो है, धर्म सूत्रा लिखे गए और मनुस्मृति भी इसी का ही एक पार्ट है. तो उसमें क्या है, सोशल बिहेवियर लिखा गया है कि समाज के लिए क्या बिहेवियर है, किस कैटेगरी के लिए लोगों के लिए क्या क्या बिहेवियर है, वो सारा कुछ उसमें लिखा गया है. तो आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में. कुछ और कमेंट लिखे गए हैं सोशल इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस पर. सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या आता है? वर्ण सिस्टम, आश्रम सिस्टम. ठीक है, आश्रम सिस्टम क्या है कि लाइफ जो है बेसिकली अगर हम उसको 4 स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं. स्टूडेंट लाइफ है, फिर उसके बाद मैरिड लाइफ आ जाती है, फिर उसकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और लास्ट में क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है वो संन्यास ले लेता है. ठीक है, वो ये 4 तरह के आश्रम हैं. तो ये सारी सोशल इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस चलती हैं. ये है टेक्सचुअल जो लिटरेरी सोर्सेज है. फिर आ जाता है आर्कियोलॉजिकल. इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं लिखी गई हैं जो स्पेसिफिकली सोशल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नॉट सोशल कास्ट कैटेगरी के हिसाब से जो है वो उसका स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी पर्सपेक्टिव शो करता है, अगर इंस्क्रिप्शन जो भी जिसने भी लिखी है. और इसके अलावा कुछ सोशल एक्टर्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है जिन्होंने सोसाइटी में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है जी. तो अब आ जाता है हमारे पास मेन जो इस टाइम पर लिखा गया एक महाकाव्य है, मतलब जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स है सोसाइटी के. महाकाव्य जिससे पहले रामायण भी लिखा था, रामायण का भी आता है महाकाव्य, और बट उसमें सिर्फ बेसिकली आदर्श आइडियलिज्म लिखा गया है, आइडियलिज्म डिस्कस हुआ है वहां पर. और ये जो महाभारत है इसने सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को टच किया है. क्लॉजल मतलब भव्य, एपिक इटसेल्फ मतलब होता है भव्य, पर अगर इसमें और ज्यादा भव्यता लाने के लिए क्लॉजल शब्द यूज किया गया टू अंडरस्टैंड द सोशल बिहेवियर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड. जो हिस्टोरियंस है दे ट्राई टू यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, मतलब किताबों का बेस उन्होंने बना करके टेक्स्ट को यूज किया है, सो दैट उस समय की सोशल हिस्ट्री को वो लोग समझ सके. ठीक है जी, टेक्सचुअल ट्रेडिशन जो है. नेक्स्ट आता है कौन सी टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइक महाभारत, वो हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज. मतलब जो प्रैक्टिसेस जिसके कारण इतिहास का निर्माण हुआ है, सोशल हिस्ट्री सामाजिक इतिहास का जो निर्माण हुआ है, उस प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करने में महाभारत जो है
वो हेल्प करती है। इसके अलावा फोकसिंग ऑन महाभारत, अगर महाभारत पर हम फोकस करते हैं तो जो एक क्लोजल एपिक है रनिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म, मतलब 1,00,000 श्लोक जो है इसमें लिखे गए हैं, इसलिए इसको जो क्लोजल एपिक का नाम दिया गया है। इसमें कितने श्लोक है? करीब 1,00,000 वर्सेस हैं, तो जिसमें वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज सिचुएशन है, मतलब हर एक सिचुएशन के लिए सोशल कैटेगरी के लिए हिसाब से जो है वहां पर श्लोक है लिखे गए हैं। सो ये एक रिचेस्ट टेक्स्ट है इंडिया का। इट वाज कंपोज्ड, कब लिखा गया? ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स। मतलब ये सारे आपके लिए 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, ठीक है। सो करीब कब से लिखना शुरू हुआ? 500 BCE onwards. So some of the histories that contains may have been in circulation even, मतलब जो इतिहास जो टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं महाभारत में, तो वो ये बहुत उनसे पहले भी वो चीजें जो थी चल रही थी, ठीक है। वो इतनी शायद प्रोमिनेंट नहीं हुई जितनी महाभारत के टाइम पर वो चीजें प्रोमिनेंट हो गई। तो सेंट्रल स्टोरी क्या है? 2 सेट ऑफ कजन्स हैं जो कि आपस में वो युद्ध लड़ रहे हैं, 2 सेट्स हैं कजन्स के। तो बट टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन सेक्शंस जिसमें सोशल बिहेवियर हर एक सोशल ग्रुप का लिखा गया है, स्पेसिफाई किया गया है। हर एक सोशल ग्रुप का एक सोशल अलग बिहेवियर होता है, वो सारी चीजें महाभारत में लिखी गई हैं। सो ओकेजनली प्रिंसिपल कैरेक्टर है जो भी महाभारत में, दे हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स है उन्हें भी फॉलो करने होते थे, ठीक है जी। ये तो जनरल बात होगी महाभारत के बारे में। अब ये है कि इसका एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया महाभारत में, क्योंकि महाभारत जो है वो ओरली ट्रेवल कर रही थी, कहीं इसका रिटन फॉर्म नहीं था। तो हर एक जहां जहां जिस स्टेट में ओरली ये ट्रांसमिट होती गई, तो वहां के लोगों ने इसमें अपनी कुछ बातें जो स्टेट के लोगों ने उसमें ऐड ऑन करके, तो वो लोकल वेरिएशन के साथ जो है महाभारत के बहुत सारे जो एडिशन है, वर्जन है, वो अवेलेबल हो गए थे वहाँ सोसाइटी में। तो बेटर था कि इसको एक क्रिटिकली सारे को इकट्ठा करके एनालाइज किया जा सके और एक किताब जो है वो बनाई जा सके। सो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। सो वी.एस. सुखतांकर जो एक संस्कृत स्कॉलर है इंडिया का, उसके अंडर करीब 1 डजन से ज्यादा लोगों ने काम किया, तो जिन्होंने मिलकर के इसका क्रिटिकल एडिशन तैयार किया, ठीक है। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक टीम बनाई, जो टीम ने कलेक्ट किया संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट। इसका संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट उसको कलेक्ट किया गया, बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई थी पूरे इंडिया से, ठीक है। करीब आप कह लो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा जो है कश्मीर और नेपाल से लेकर के नॉर्थ में टू द केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में से घूम करके इन लोगों ने वो मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट की। सो कंपेयर किया उसके वर्सेस को, उनको कंपेयर किया, कंपैरिजन किया गया। सो दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू द मोस्ट वर्जन, मतलब जो बात सभी किताबों में जो है वो एक जैसी थी, कॉमन थी सबको, उसको उन लोगों ने इस चीज को उसको उठाया, उसको नोट किया नेक्स्ट अपनी किताब के लिए। So they published these verses in various several volumes. इसके कई वॉल्यूम्स बनाए गए किताब के। So करीब जिसके 13,000 पेजेस थे। और इस काम को करने में, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, नॉट दैट इजी टास्क कि पूरे इंडिया में से कलेक्ट करके फिर उसको पूरे मैन्युस्क्रिप्ट होता है हस्तलिखित, उन किताब को इकट्ठे करके उसको कंपेयर करना और फिर जो वर्जन या जो कुछ टॉपिक जो इवेंट है वो कॉमन हो सब में, उसको उठाना, ठीक है। सो इस काम के लिए उनको 47 इयर्स का टाइम पीरियड लगा। तो 2 चीजें इस टाइम में जो एक क्लियर थी, वो क्या था? देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन चीजें थी संस्कृत वर्जन ऑफ स्टोरी में, ठीक है, दैट इज एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। कुछ ऐसे कॉमन थे जो संस्कृत वाली जो ओरिजिनल महाभारत उसमें, और जो पूरे इंडिया से उन्होंने कलेक्ट की महाभारत अलग अलग स्टेट से,
उन किताबों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट है enormous regional variations were also evident। तो रीजनल वेरिएशन भी है, हर स्टेट के अपना जो वहाँ का कल्चर है वो भी उस मैन्युस्क्रिप्ट में नजर आता है। सो वो है रीजनल वेरिएशन। सो वेरिएशन जो महाभारत में वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, क्या दर्शाता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप द सोशल हिस्ट्रीज थ्रू डायलॉग बिटवीन द डोमिनेंट ट्रेडिशन। मतलब जो उस समय की जो डोमिनेंट ट्रेडिशन जो लोगों की चल रही थी उस स्टेट में, वो डोमिनेंट जो ट्रेडिशन एंड रेजिलिएंट लोकल आइडियाज। लोकल आइडियाज क्या, इस ट्रेडिशन के कारण अगर थोड़े बहुत वो दब भी गए तो दोबारा से वहां मतलब वो चीज जो है वो प्रेवलेंट हो गई। सो प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कंसेंसस। मतलब ये सारी चीजें जो है वेरिएशन, सारी बातें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी जिसने सोशल हिस्ट्रीज को शेप किया। बेसिकली ये चीज, इस सारी लाइन का मतलब ये है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स ने सोशल हिस्ट्रीज को शेप किया, उसको एक दिशा दी। तो ये एक टॉपिक है महाभारत का कि जो क्रिटिकल एडिशन है उसका। एक और बात यहाँ पे क्लियर यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पर एक और बात यहाँ पे जो 13,000 जो पेजेस हैं वो इसमें लिखे गए वेरिएशन के साथ, तो जितनी वेरिएशंस थी वो कहाँ नोट की गई, फुटनोट्स और अपेंडाइसिस में। ठीक है, जो जितनी भी वेरिएशंस थी यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया कॉमन्स को, सब मैन्युस्क्रिप्ट्स को। तो जो वेरिएशंस थी दैट वर डॉक्यूमेंटेड इन फुटनोट्स एंड अपेंडाइसिस टू द मेन टेक्स्ट। मतलब जो अपेंडाइसिस हैं और फुटनोट्स में, मतलब फुटनोट्स जहाँ पे कॉमन नंबर दे दिया, यहाँ पे नंबर 1 है या 2 है, जितने जितने कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया, मान लो यहाँ पे कुछ एक वॉल्यूम में लिखा है शब्द है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी ने पढ़नी, यहाँ 1 नंबर दे करके नीचे फुटनोट्स पे उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसका ये मीनिंग है। और इसके अलावा अगर और इन्फॉर्मेशन है किसी और मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़ा है तो वह अपेंडिक्स बुक के लास्ट में जो है वो डिटेल उसका नंबर डाल करके उसकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इसके ज्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ पर उसके फुटनोट्स पे भी पढ़ सकते हो या अपेंडिसेस में भी पढ़ सकते हो। ये भी आप इसमें से एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल्स और वेरिड प्रैक्टिसेस इन अर्ली वैदिक। तो रूल्स क्या है, दैट इज अबाउट फैमिलीज और किनशिप। फैमिली जो उस समय यूजली एक लार्ज नेटवर्क पीपल्स का था, उसमें डिफाइन क्या शामिल होता है, आम लोग, रिलेटिव्स, पूरी फैमिली, उसके सारे रिलेटिव्स, ये सारे क्या इसमें फैमिली का एक पार्ट होते थे, वो एक नेटवर्क था वो सारे। और टू यूज अ मोर टेक्निकल टर्म किन फोक, मतलब उसकी अगर नेटवर्क ऑफ पीपल लिखने की बजाय अगर हम उसको किन फोक शब्द यूज करें तो दैट विल बी एक टेक्नोलॉजी, टेक्निकल शब्द है, उसकी टर्म है लिखी हुई इस बुक में भी है। ठीक है, और कुल शब्द भी लिखा हुआ है, कुल का मतलब है फैमिलीज। ठीक, और जो टर्म वंश है वो लाइनेज के लिए यूज किया गया है, पूरी लाइन चलती आ रही है, एक वंश जो है वो वंश चलता आ रहा है, तो ये कुछ टर्म है बुक में यूज की गई है। इसके अलावा वी नोटिस दैट नॉट ओनली फैमिलीज आर आइडेंटिकल, दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, मतलब सारी फैमिलीज ही एक जैसी नहीं थी, कई बार उसमें फैमिली के मेंबर भी अलग अलग होते थे, उनके रिलेशनशिप भी अलग अलग तरीके से, दैट डिपेंड करता था किस तरह का काम करते हैं, एक्टिविटी क्या करते हैं, उस हिसाब से उनकी जो रिलेशनशिप है वो वेरी कर जाता था। सो इसके अलावा नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाता है कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिलीज, जो एक ही परिवार के लोग हैं, वो फूड शेयर करते, रिसोर्सेज शेयर करते थे। मतलब जो सोर्स था वहां पर, जमीन है या पावर है या मतलब गद्दी है, कुछ भी ऐसा, और इकट्ठे काम करते, इकट्ठे रहते, एंड दे परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और अपने रीति रिवाज, त्योहार वो सारे इकट्ठे जो है वो परफॉर्म करते थे। So, while familial ties are often regarded as natural, परिवार का एक संबंध जो है वो एक नेचुरल है, based on blood, so they are defined in many different way. कुछ सोसाइटीज रिगार्ड कजन एज ए ब्लड रिलेशन, कजन्स भी है, whereas अदर सोसाइटीज में इसको ब्लड रिलेशन नहीं माना गया, कजन जो है। ठीक है, कजन्स फादर वाली साइड पे, मदर की साइड से, दोनों साइड से भी हो सकते हैं कजन। सो फॉर अर्ली सोसाइटीज historian can retrieve information about elite families,
अर्ली सोसाइटीज में इतिहासकारों को अगर इंफॉर्मेशन एलाइट फैमिलीज के बारे में बड़ी आसानी से मिल जाती थी, नॉर्मल लोगों के बारे में बहुत कम लिखा गया है, तो इसके लिए इतिहासकारों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये कुछ हमने पढ़ा है रूल्स अबाउट फैमिलीज। नेक्स्ट है रूल्स अबाउट पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी एक बहुत एक प्रोमिनेंट वर्ड है कि जो गद्दी है या फैमिली है वो फादर के बाद बेटे, बेटे के बाद उसका बेटा एंड सो ऑन, ये जो लाइन एक चलती है दैट इज पैट्रिलिनी, डिसेंट। ठीक है, मैट्रिलिनी जो टर्म है दैट यूज्ड डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू मदर, मतलब मदर की साइड से लाइन चलती है, तो वो है मैट्रिलिनी। ये दो टर्म्स इसमें स्पेसिफिकली मेंशन की गई, पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी। इसके बारे में डिटेल आगे हमें पता चलेगा क्या है। सो एक लेवल है महाभारत जो स्टोरी है बेसिकली पैट्रिलिनी पर बेस्ड है। ये नहीं कि महाभारत में स्पेशली पैट्रिलिनी स्टार्ट हुई है, नहीं, महाभारत से पहले भी थी पैट्रिलिनी, पर यह है कि प्रोमिनेंट महाभारत में हुई है। सो ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है झगड़ा, किसी के ऊपर झगड़ा था इस परिवार के लोगों, कजन, जो टू सेट ऑफ कजन बात की है वो लैंड और पावर, इस दोनों के ये दो मेन बेस था उनके झगड़े का, जो था लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप ऑफ कजन्स, कौरवास एंड पांडवास, ये हम सब जानते हैं। तो लेकिन उनकी लाइन एक है, सिंगल रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे दोनों। लाइनेज क्या, एक कुरु फैमिली के थे ये दोनों राजकुमार, और वो एक डोमिनेटिंग जनपदा है, डोमिनेटिंग जनपदा पर ये कुरु परिवार के जो दो राजकुमारों का एक ग्रुप है, वो महाभारत में इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। सो पैट्रिलिनी के अंडर बेटा जो है वो सारे रिसोर्सेज का हकदार है। क्या रिसोर्सेज थे, चाहे वो अगर रूलिंग फैमिली में देखे तो वो गद्दी हो गई, ठीक है, और नॉर्मली हो तो वो फादर की प्रॉपर्टी, घर, खेत, वो सारे का हिस्सेदार जो है वो बेटा होता है। सो मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड की बात हो रही है दैट क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। ज्यादातर जितनी रूलिंग फैमिली है वो पैट्रिलिनी के बेस पर थी, चाहे वहां पर बहुत सारी और भी प्रैक्टिसेस थी कि जैसे समटाइम्स देयर वर नो सन, अगर बेटा नहीं है तो ब्रदर गद्दी पर बैठता था, और कई बार और रिश्तेदार, अगर ब्रदर भी नहीं है तो कुछ और रिश्तेदार जो है वो दूर के नजदीक के वो गद्दी के हकदार होते थे। सो इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, बहुत कम ऐसा हुआ था कि विमेन को गद्दी जो है दी गई हो, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, वुमेन लाइक प्रभावती गुप्ता एक्सरसाइज द पावर। द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वर यूनिक टू द रूलिंग फैमिलीज एंड ऑर्डिनरी फैमिली, मतलब जो पैट्रिलिनी का सिद्धांत है वो बेसिकली रूलिंग फैमिली, चाहे वो राजा की परिवार हो, कोई भी हो, या आम लोग हो, पैट्रिलिनी के बेस पर ही चलते थे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस मैट्रिलिनी के भी आते हैं, और यहाँ पर ऐसे वुमेन की बात आ रही है कि वो एक वुमेन जो है वो रूल करे, अदरवाइज जो मेल मेंबर है वो रूल करता था। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल प्रभावती गुप्ता की है, वकाटक वंश की जो महारानी है, राजकुमारी है वो गुप्ता शासक की, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता की बात कर रहे हैं यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये परिवार के बारे में था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ मैरिज, मतलब शादी के कुछ नियम हैं। तो ये आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है। 2 सिस्टम ऑफ मैरिज, मैरिज के 2 सिस्टम थे, एंडोगेमी, एक्सोगेमी। ठीक है, एंडोगेमी या एक्सोगेमी अगर आप विदिन यूनिट अपने विदिन फैमिली में शादी करते हो, या शादी के फैमिली के बाहर जब करते हो तो एक्सोगेमी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको एंडोगेमी और एक्सोगेमी का मीनिंग भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैरिज विदिन किन यूनिट में, अगर शादी परिवार में या यूनिट में करते हो तो उसको एंडोगेमी कहते हैं, और शादी अगर परिवार से बाहर करते हो या यूनिट या एरिया जहाँ पे हो आप रिलेशन के बाद करते हो तो एक्सोगेमी आता है। तो यहाँ पर एक और सिस्टम यहाँ बात की गई है, वो है कि यंग गर्ल्स या विमेन की जो लाइफ है वो खास करके जो शाही परिवार है, रॉयल फैमिलीज हैं, वो बहुत ध्यान से रेगुलेट की करती है, इंश्योर करती हैं कि उनकी जो शादी है राइट टाइम पर राइट पर्सन के साथ होनी चाहिए। पर राइट टाइम पे राइट पर्सन कौन ढूंढेगा, जो ड्यूटी किसकी है, फादर की। ठीक है, फादर राइट टाइम पर लड़की के लिए जो वर है वो योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी करेगा और वो कन्या दान करेगा।
ठीक है, ये फादर की जो है एक रिलीजियस ड्यूटी है, अपनी लड़की की शादी राइट टाइम पर करना, कन्यादान करना, या गिफ्ट ऑफ डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ मैरिज। ये दो सिस्टम्स हैं, पहले हमने किया टू सिस्टम ऑफ मैरिज, अब आ गया टाइप्स ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मैरिज है, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, ये सिस्टम के साथ नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक अगला जो आ जाता है वो है मोनोगेमी। मोनोगेमी में मतलब है कि जो एक पार्टनर हो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, मोनो है इसका मतलब है सिंगल जो है पार्टनर, चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है। अगर मेल की शादी है तो उसकी वाइफ एक है, वाइफ है तो हस्बैंड एक है। मोनोगेमी जो है वो यहाँ पे रहेगा आपका। तो नेक्स्ट आ जाता है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी में जब हस्बैंड की एक वाइफ हो, मोनोगेमी में पार्टनर एक होगा, और पॉली मतलब बहु, पॉलीगैमी का मतलब है जहां पार्टनर ज्यादा हो गए, अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ। और पॉलीएंड्री ही इसका आगे आ जाता है। पॉलीएंड्री एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें विमेन की जो मोर देन वन हस्बैंड हो, सेवरल हस्बैंड हो। तो ऐसी एक एग्जांपल मिलती है, वो है द्रौपदी की। सो फ्रॉम 500 बीसी से लेकर मैरिज के जो नॉर्म्स हैं, वो संस्कृत किताब जिसको धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र और मनुस्मृति का नाम दिया गया है, उसमें लिखे गए, कंपाइल किए गए हैं फ्रॉम 500 बीसी। तो ये टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट में 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो है वो दी गई हैं, शादी की 8 फॉर्म्स हैं। ठीक है, उनमें से 4 फॉर्म जो है वो मानी जाती हैं बेसिकली, वो मनुस्मृति में लिखी हुई है, फ्रॉम मनुस्मृति से ली गई है ये वाली। फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट टाइप की जो है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फॉर्म्स ऑफ मैरिज है फ्रॉम मनुस्मृति। फर्स्ट टाइप की मैरिज में क्या, गिफ्ट ऑफ डॉटर, मतलब फादर जो है अपनी लड़की का गिफ्ट जो है वो देगा। कैसे, उसको अच्छे से तैयार करके, कॉस्टली कपड़े ज्वेलरी वगैरह तैयार करके, तब वो सब लोगों के प्रेजेंस में उसको ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ डाल करके वेदों के साथ मंत्र के द्वारा उसकी जो है वो शादी करेगा। फादर खुद इनवाइट करता है लड़के को कि तुम बारात लेकर आओ। ठीक है, ये होगी फर्स्ट। फोर्थ में आ जाएगा द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर बाय फादर आफ्टर ही हैड एड्रेस द कपल, मतलब लड़का लड़की को बैठा करके उनको एड्रेस किया, ठीक है, और उन लोगों को ये बताया कि तुम्हारी ये दो ड्यूटीज हैं, तुम दोनों की रहेगी, सो बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर। ठीक है, और वो साथ में ब्राइड ग्रूम, लड़के का जो है वो सम्मान करेगा, लड़की का जो फादर है। ये है फोर्थ टाइप की। फिफ्थ में है जब ब्राइड ग्रूम रिसीव्ड अ मेडन, लड़का जो है अगर लड़की उसको मिलती है तो आफ्टर हैविंग गिवन, कैसे उसकी शादी होगी कि वो बहुत सारा पैसा लड़की के रिश्तेदारों को और लड़की को देगा, जितना वो अपनी इच्छा से देना चाहे पैसा। लड़का लड़की को, उसके घर वालों को बहुत सारा पैसा, जितनी उसकी अपनी हैसियत जितना वो देना चाहे, वो लड़की को और लड़की के रिश्तेदारों को पैसा देगा, और तब वो शादी होगी। सिक्स टाइप की शादी है वॉलंटरीली यूनियन ऑफ मेडन एंड हर लवर, लड़का और लड़की का वॉलंटरी, अगर वो अपनी शादी करना चाहते हैं, एक तरह की लव मैरिज होगी। ठीक है जी, ये सारा कुछ जो है धर्म सूत्र, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं और धर्म शास्त्र हैं, इनमें सारा इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इन शास्त्रों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें इसके अलावा और क्या कुछ लिखा गया। कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर है, इसका मतलब है ब्राह्मणस पर्टिकुलर और सोसाइटी सारी जनरल, इन सारे जो सिद्धांत इसमें लिखे गए हैं धर्म सूत्र और शास्त्र में, इनको मानेंगे। सोसाइटी सारी मानेगी, ठीक है, वो जनरल बात है, लेकिन पर्टिकुलर ब्राह्मण मानेंगे अगर वो चाहते हैं, क्योंकि ये किताबें भी ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई हैं। अगर वो चाहते हैं कि सोसाइटी इन किताबों को माने, दुनिया मतलब उनको फॉलो करे इन सिद्धांतों को, सबसे पहले ब्राह्मणों को वो सिद्धांत मानने होंगे। तो ये किताबें जो हमारे ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जैसे जैसे नगरों का निर्माण होता चला गया, आसपास के लोग जो है नगरों में सामान खरीदने और बेचने के लिए आते थे, तो इस तरह से उनके आइडियाज भी एक दूसरे के साथ शेयर हुए। ठीक है, अर्बन सोशल एनवायरनमेंट में। सो जिसके कारण बहुत सारे जो उस समय धर्म चल रहा था, या एक फिलोसफी या एक सिस्टम चल रहा था, उसके बारे में लोगों के मन में क्वेश्चन आए। ठीक है, दे माइट हैव लेड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ द अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो पहले की प्रथाएं चल रही थी उसके बारे में लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ऐसा इसलिए क्यों होता है,
क्यों ऐसी ये प्रॉब्लम्स है, क्यों इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता इस तरीके से। जैसे आजकल भी चल रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे कुछ किसी को समझ आती है वो क्वेश्चनिंग करने शुरू करता है। सोशल मीडिया आजकल, तो तब सोशल मीडिया नहीं था, तब लोग मिलते होते थे नगरों में, आए इधर गए कहीं व्यापार करने, तो आपने विचारों का आदान प्रदान हो गया। लेकिन अभी तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सारी बातें एक सेकंड में यहाँ से वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सारे बिलीव्स, हम पुरानी बातों को क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते कि ऐसा क्यों है। सो ब्राह्मणस बीइंग द ऑथर ऑफ दे, ब्राह्मण इन किताबों के जो रचयिता होने के कारण उनका ये ड्यूटी थी, या वो ये ध्यान रखते थे कि सब लोग इन सिद्धांतों को माने जो इन किताबों में धार्मिक किताबें, ये जो धर्म सूत्र धर्म शास्त्र हैं, इन किताबों में लिखी गई जो भी बातें हैं, उन सारी सिद्धांतों को सब लोग सोसाइटी के सब वर्ग मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गोत्रा के कुछ रूल्स। ठीक है जी, 2 रूल्स फॉर द गोत्रा पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है ये वाले जो दो बातें, कि शादी के टाइम पर लड़की जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि फादर की गोत्र छोड़ करके हस्बैंड की गोत्र अडॉप्ट करेगी। आज भी ऐसे ही होता है, सरनेम जो है वो चेंज होता है शादी के बाद। सो सेकंड पॉइंट क्या था, वो बात रखने वाली, याद रखने वाली क्या थी, कि मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र, जो सेम गोत्र के लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये गोत्र के रूल खास करके फिर विमेन के लिए है, ये गोत्र के जो रूल है। सो एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है, वो क्लासिफाई करती है पीपल को इन टर्म्स ऑफ गोत्रा। हर गोत्र जो है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर है। ठीक है, वैदिक ऋषि के नाम पर जितने भी गोत्र हैं, विशिष्ट है, ये सारे जो वैदिक सीयर, जितने भी सीयर मतलब जो वैदिक ऋषि हैं जो, उनके नाम पर है। सो जो सब लोग सेम गोत्र के हैं, इसका मतलब वो एक ही ऋषि की संतान है। दे वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट्स। तो ये कुछ रूल हो गए जो वुमेन को मानने। तो कई बार क्या होता था कि शादी के बाद भी जो लड़कियां हैं वो अपने गोत्र जो है वो चेंज नहीं करती थी कई बार। कुछ एग्जांपल्स ऐसी, कुछ सतवाहना रूलर्स हैं, देवर पॉलीगाइनियस। ठीक है, सतवाहन शासकों की एक से ज्यादा पत्नियां होती थी। हम ऊपर कर चुके पॉलीगाइनियस का मतलब है, पॉली का मतलब है बहु, मोनो का मतलब है सिंगल। तो वुमेन हु मैरिड सतवाहना रूलर, वो इंडिकेट करता है कि इनमें से ज्यादा जो है उनके फादर की गोत्र सच एज गौतम विशिष्ट शादी के बाद भी रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज आल्सो अपरेंट इन दैट इज दैट सम ऑफ दीज वुमेन बिलोंग टू द सेम गोत्रा। तो इसमें से कई गौतमी होंगी कुछ। ठीक है, गौतम नाम लगाती है तो 1 2 3 ऐसी वुमेन होंगी तो जिनके नाम के साथ गौतम लगता है, तो वो सारी सेम गोत्र को बिलोंग करती हैं। सो दिस इज ऑपोजिट द आइडियल ऑफ एक्सोगेमी, जो ब्राह्मणों की हमारी जो धर्म शास्त्रों में लिखा गया, धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा गया। ठीक है जी, एक्सोगेमी होनी चाहिए, परिवार के बाहर शादी। लेकिन अगर एक ही गोत्र की सब लड़कियों से, कुछ लड़कियों से शादी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये उसके अगेंस्ट था, एक्सोगेमी के। सो इसके अलावा आता है इट एग्जाम्प्लीफाइड एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस, वो है एंडोगेमी। ठीक है, एक एक्सोगेमी, दूसरी उसकी ऑल्टरनेटिव उसके अगेंस्ट चल रही है एंडोगेमी। मैरिज जो होती थी परिवार में, यूनिट के बीच में होती थी, ये ज्यादातर साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था। ठीक है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में नहीं, ये सारी चीजें जो हमें सदर्न इंडिया में देखने को मिलती है। सतवाहनास आल्सो हैड मैरिज रिलेशन विद द शाकास, सतवाहन लोगों ने भी तो कुछ इंटरकास्ट मैरिजेस की हैं। सतवाहना खुद क्या थे, ब्राह्मणस। ठीक है, और शादी उन्होंने की शाकास के साथ। वुमेन के बारे में कुछ गोत्र रूल हैं, इसको जरा शॉर्ट में कर लेते हैं हम लोग। सो वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस जो है वो क्लासिफाई करती है लोगों को गोत्र के हिसाब से। हर गोत्र जो है ऋषि के नाम पर होता था, जो भी गोत्र थे वो ऋषि के नाम पर है। ठीक है, सो ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम गोत्र आर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट ऑफ द सेम ऋषि। मतलब सेम ऋषि के अगर मान लो विशिष्ट हैं, भारद्वाज हैं, तो 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, इसका मतलब वो सारी एक ही ऋषि की संतान है। तो इसके अलावा वुमेन के बारे में कुछ रूल्स हैं गोत्रा से रिलेटेड, कि शादी के टाइम पर जो फादर की गोत्र छोड़कर लड़की जो है हस्बैंड की गोत्र अपना लेती थी। ठीक है, और सेम गोत्र वाली, जो सेकंड पॉइंट में आता है, सेम गोत्र वाली लोगों की जो है वो शादी नहीं हो सकती थी। सो कुछ सतवाना रूलर जो है पॉलीगाइनियस है, वो एक से ज्यादा पत्नियां हैं सतवाना शासकों की। तो वुमेन जो है वो सतवाना शासकों के साथ जो अगर मैरिज करती हुई इंडिकेट करता है कि इनमें से ज्यादा दे हैड देयर फादर्स गोत्रा, ज्यादातर लड़कियों की जो फादर गोत्र चलती थी, जैसे गौतमा विशिष्ट,
इवन आफ्टर द मैरिज के बाद भी। वैसे यहाँ पर ये कहता है कि हस्बैंड की गोत्र अपनानी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती है सतवाहना शासकों की कि जो लड़कियां सतवाहन शासकों के साथ शादी करती थी वो अपने फादर की गोत्र साथ लगाती थी। गौतम है, गौतमी आ गया या विशिष्ट आ गया, तो ये सारा नाम उनका अपने नाम के साथ वो लगाती थी ये सब। तो इसके अलावा एक और सेम बात आ जाती है, अगली बात नेक्स्ट की व्हाट इज आल्सो अपरेंट इज दैट सम ऑफ दीज वुमेन बिलोंग टू द सेम गोत्रा। वो तो ये सेम गोत्र है, मतलब मान लो गौतम जो किसी का नाम है तो वो गौतम उनके सरनेम जो फादर का नाम चल रहा है, तो ऋषि एक है, इसका मतलब वो सारी एक ही ऋषि की संतान है, तो सेम गोत्र रहेगी उनकी, उनकी गोत्र सेम रहेगी। तो ये एक्सोगेमी के सिद्धांत के खिलाफ था। एक्सोगेमी का मतलब है परिवार के बाहर शादी करना, यूनिट के बाहर शादी करना, ठीक है। लेकिन उसके खिलाफ था कि सेम गोत्र वाली लड़कियां जो है वो एक राजा की जो पत्नी है वो सेम है, वो सेम गोत्र की हैं। नेक्स्ट आ जाता है इट इज एग्जाम्पलीफाइड एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस। एक और ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस है वो एक्सोगेमी के ऑल्टरनेटिव, उसके ऑपोजिट क्या आता है वो है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब है शादी अपनी यूनिट के बीच में, ग्रुप के बीच में करना। तो ये सारी जो है प्रेवलेंट थी सेवरल कम्युनिटीज इन सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया की बहुत सारी कम्युनिटीज में एंडोगेमी की जो प्रथा है वो चल रही थी। सतवाना जो है इन्होंने भी इवन इंटरकास्ट मैरिज की है वो शाकास के साथ। शाकास के बारे में कहा जाता है कि उनका ओरिजिन जो है वो लोअर है, लोअर ओरिजिन कंसिडर किया जाता है शाकास को, क्योंकि वो बाहर से है, सेंट्रल एशिया से है, लड़ाकू कबीला बारबेरियस ट्राइब है एक। सतवाना जो है वो ब्राह्मण है, ठीक है। नेक्स्ट है वर मदर इंपॉर्टेंट इन अर्ली सोसाइटीज। क्या वुमेन के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी भी कभी इंपॉर्टेंस थी वहां पर। इसके यहाँ पर एक सतवाहनस के शासका के बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। जैसे राजा गौतमी, जो कुछ रूलर्स थे वो अपने नाम के साथ मदर का नाम लगाते थे। जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, राजा वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमई, ठीक है, राजा गौतमी पुत्र। इस तरह से जो कुछ मदर के नाम की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर सतवाहन शासकों में देखने को मिलती है। तो इसके अलावा क्या और भी कहीं ये मिलती है कि वर मदर इंपॉर्टेंट इन अर्ली सोसाइटीज। सो वी हैव सीन सतवाहना शासकों की थ्रू मैट्रिनेमिक्स। मैट्रिनेमिक्स होता है डिसेंडेंट, बुक में भी यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि जो मैट्रिनेमिक्स का मतलब होता है कि जो मदर का नाम चलता है। लेकिन बृहदारण्यक जो उपनिषद है यहाँ पर लिखा गया कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपने साथ टीचर का नाम लगाते थे। लिस्ट ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मैनी ऑफ whom वर डेजिग्नेटेड एज ए मैट्रिनेमिक्स। कुछ टीचर और कुछ स्टूडेंट्स अपने नाम के साथ अपनी मदर का नाम लगाते थे, फादर की जगह मदर का, मैट्रिनेमिक्स उनको कहा जाता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ सतवाहना अगेन यहाँ पे बात हो रही है कि सक्सेशन जो है थ्रोन का, गद्दी पर बैठने का सिद्धांत क्या है, वो पैट्रिलिनी रहेगा, वो फादर के बाद बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। लेकिन नाम अपना अगर नाम लगाते हैं तो नाम के साथ कई बार वो मदर का नाम लगाते हैं। सो सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाहना रूलर्स मेंशन द नेम ऑफ देयर मदर रादर देन फादर। गौतमी पुता सतकर्णी, सन ऑफ गौतमी, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन है। राजा गौतमी पुता श्री सतकर्णी है, राजा विशिष्ट पुता श्री पुलुमई है, राजा गौतमी पुता ये सारे सेमी सिरियन सतकर्णी है, ठीक है। राजा माद्री पुता, तो ये सब मदर का नाम साथ वो लोग कुछ सतवाहन शासक जो है वो लगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास सोशल डिफरेंसेस। वो है विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। सोशल डिफरेंस तो है कास्ट में या कास्ट के सिस्टम के फ्रेमवर्क के बाहर, वो है। सो कास्ट का मतलब है हियरार्किकल, दैट इज सेट ऑफ हियरार्किकल ऑर्डर ऑफ सोशल कैटेगरीज। ये कहाँ लिखा गया है, धर्म सूत्र धर्मशास्त्रों, जो कि हमारी धार्मिक किताबें ब्राह्मणों ने लिखी, ठीक है। तो उनमें लिखा गया है कि कास्ट है कि एक हियरार्किकल ऑर्डर है, हियरार्किकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज का। ब्राह्मणस कहा जाता है कि सबसे टॉप पे आते हैं, उन्होंने अपने आप को क्लेम किया कि वो सबसे ऊपर है, और शूद्र सबसे नीचे, ठीक है। सो इस बात को, अपनी बात को सच करने के लिए, जो लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए उन लोगों ने ये कह दिया कि ये एक दैवीय ओरिजिन है इसका, डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, कि ये हमने नहीं कहा, ये भगवान की आज्ञा ऐसी है, तो ये डिवाइनली
ऑर्डेन्ड है। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। जैसे वाइल प्लेसिंग ग्रुप्स क्लासिफाइड एज शूद्रास एंड अनटचेबल्स, ये कहाँ आते हैं? बॉटम में। जैसे यहाँ पे आ रहा है शूद्रास और अनटचेबल्स एट द बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर। द राइट ऑक्यूपेशन क्या है? ये सारी बातें धर्म सूत्र धर्मशास्त्रों में लिखी गई हैं। धर्म सूत्र और शास्त्र ये बताते हैं कुछ रूल्स अबाउट आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ 4 कैटेगरीज। जो 4 कैटेगरीज की बात करें, फर्स्ट कैटेगरी आ रही है ब्राह्मणों की, जो अपने आप को टॉप पे कहते हैं, और सबसे लास्ट में आती है शूद्रास या अनटचेबल्स। तो उन सबके अलग अलग ऑक्यूपेशंस क्या है? ये तो होगी 2 कास्ट, जो 4 वर्णास या कैटेगरीज आती है। ब्राह्मणस वाज सपोज्ड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ब्राह्मण क्या करते थे? सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का, वेदों को पढ़ने का और वेदों को पढ़ाने का काम करते थे। वो यज्ञ परफॉर्म करते थे और परफॉर्म खुद यज्ञ करना और राजा को भी हेल्प करना यज्ञ करने में। ठीक है, वो गिफ्ट लेते भी थे और गिफ्ट देते भी थे ब्राह्मण लोग। ये ब्राह्मणों की ड्यूटी है, ये काम करते थे ब्राह्मण लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरा है क्षत्रियास। क्षत्रियास को क्या है? वो एंगेज इन वॉरफेयर, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना और वेदों को स्टडी करना, यज्ञ परफॉर्म करना और गिफ्ट देना। ये क्षत्रियों का धर्म था, उनका काम था, उनके कार्य थे। तीसरी आ जाता वर्णा या कैटेगरी, वो है द वैश्यास। जो वैश्यास है, दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव गिफ्ट। ठीक है, वो दान देते थे और सेक्रीफाइस यज्ञ करते या बलि देते थे। वेदों की स्टडी भी वो करते थे और इसके अलावा वो खेती करते, पशु पालते और ट्रेड करते थे। ये कौन करता है? तीसरी कैटेगरी जो है वैश्यास की। चौथी है कैटेगरी या वर्णा जो है वो शूद्रास। इसका काम क्या था? अपर, ये 3 कास्ट की सेवा करनी, टू सर्व हायर 3 वर्णास, इनकी सेवा करनी है। तो ब्राह्मण लोगों ने अपनी ये बात लोगों तक लागू करने के लिए और ये कहने के लिए सब लोग इसको माने, कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है ब्राह्मण ने, सो टू एनफोर्स दिस वर्ण सिस्टम। वो क्या थी? 3 स्ट्रेटजीज थी। फर्स्ट, ब्राह्मण असर्टेड दैट वर्णा ऑर्डर जो है वो डिवाइन ओरिजिन है उसका, ये हमने नहीं बनाया, ये भगवान ने ही इसको बनाकर ऐसे भेजा है। दूसरा था, ब्राह्मणास एडवाइज द किंग टू इंश्योर दैट, ब्राह्मणों ने राजा को ये सलाह दी कि तुम ये इंश्योर करो कि तुम्हारे राज्य में ये वर्णा सिस्टम का सिद्धांत अच्छे तरीके से लोग माने। तीसरी उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई ब्राह्मणों ने? ब्राह्मणास अटेम्प्टेड टू परसुएड द पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, कि हर व्यक्ति का जो स्टेटस है वो उसके जन्म के आधार पर रहेगा, कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, बर्थ के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा ये था कि ये सारा सबका जन्म कैसे, डिवाइनली ऑर्डेन्ड कैसे। यहाँ पे बात हो रही डिवाइनली ओरिजिन इनका, कैसे ओरिजिन था? ये पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। ठीक है, और जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा की बाजुओं से पैदा हुए, और जो वैश्यास हैं, जो थर्ड ये है, ये ब्रह्मा के थाई से पैदा हुए, और जो शूद्रास हैं वो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए। ठीक है, इसलिए इनका डिवाइन ओरिजिन है। डिवाइन ओरिजिन को इस तरीके से पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये सारा लिखा गया वहां पर, कि ये जो 4 वर्णास हैं ये हमने नहीं, ये भगवान ने ही बनाए हुए। ठीक, ये हो गया इतना वर्णा सिस्टम, सोशल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आता है नॉन क्षत्रियास, कि इंडियन किंग्स ऑफ नॉन क्षत्रियास ओरिजिन। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जो किताबों में जो लिखा गया है कि सिर्फ क्षत्रिय, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी हुआ है, कि जो सिर्फ क्षत्रिय हैं वो ही युद्ध करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। लोगों की रक्षा तभी कर पाएंगे अगर वो राजा हैं, तो राजा है लोगों की रक्षा करेंगे, न्याय करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब रूलर कौन होगा? क्षत्रिय। लेकिन इतिहास में कुछ, यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल ऐसी भी हैं जो नॉन क्षत्रियाज हैं, वो भी रूलर बने हुए। ठीक है, वो भी, उन्होंने भी रूल किया हुआ और अपनी विशाल जो है वो किंगडम एस्टेब्लिश किया।
according to Shastra, Kshatriya was supposed to be the king. But it is observed that any person who is able to master sport, मतलब जो व्यक्ति अपने लिए स्पोर्ट हासिल कर सकता है या रिसोर्सेस इकट्ठे उसके पास ज्यादा हैं, तो नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द थ्योरी ऑफ बर्थ, तो उसके लिए ये थ्योरी काम नहीं करेगी कि मैं अगर क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ तो क्षत्रिय राज करूंगा ही करूंगा। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पास सपोर्ट है, रिसोर्सेज है मेरे पास, तो मैं लोगों को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, तो मैं चाहे ब्राह्मण हूँ तो भी रूल कर सकता हूँ, राजा बन सकता हूँ। उसके लिए एग्जाम्पल दी है, देयर आर डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मौर्य। मौर्य के ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, बट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार ये देखा जाए तो वो उनके बारे में लिखा गया कि उनका जो ओरिजिन है वो लो था, क्योंकि वो मोर पालते थे, इसलिए उनका जो ओरिजिन है वो हायर कास्ट के लोग ऐसा तो काम नहीं कर सकते मोर पालते हूँ। तो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार मौर्य का लो ओरिजिन है। सो मौर्य के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी ने रूल किया वो शुंगास थे, कन्वास थे, और वो भी ब्राह्मण थे, तो वो भी रूलर बने। लेकिन हमारी जो धार्मिक शास्त्र हैं, जब धर्म सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि इंडियन जो किंग है, जो रूलर है, वो सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकता है। लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है। देन सतवाहना किंग की बात आती है। गौतमी पुता सतकर्णी जो है वो भी ब्राह्मण था, उसने क्षत्रियों का प्राइड, जो एक उनमें अहंकार था कि हम क्षत्रिय, हम लोग रूल कर सकते हैं, हमारी बाजुओं में दम है, उस प्राइड को उसने तोड़ा। और वो ये भी क्लेम करता है कि उन लोगों ने जो इंटरकास्ट मैरिज है, वो भी उन लोगों, देयर वाज नो इंटरकास्ट मैरिज अमंग द मेंबर्स ऑफ फोर वर्नास, ही आल्सो क्लेम दिस थिंग। ही हिमसेल्फ एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द लोअर कास्ट रूलर, साका रूलर रुद्रदमन। ठीक है, तो इंटरकास्ट मैरिजेस को भी इन लोगों ने प्रेफर किया। एग्जाम्पल है, ठीक है, वी कैन अज्यूम दैट इंटीग्रेशन विद इन फ्रेमवर्क कास्ट वाज ऑफन ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो सतवाहना जो थे वो क्लेम करते थे कि हम लोग ब्राह्मणस हैं, वेयर एज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणस जो है किंग और टू हैव बीन क्षत्रिय, हमारे धर्म सूत्र के अनुसार सिर्फ क्षत्रिय ही जो है वो रूलर बन सकते थे। सो दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोर-फोल्ड वर्ना ऑर्डर बट एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद द पीपल ऑफ अदर कास्ट। चाहे सतवाहन लोगों ने जो चार वर्ण थे हमारे उसको माना उस चीज को, लेकिन उन्होंने जो मैरिज है वो दूसरी कास्ट के लोगों के साथ भी की है। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो एक्सोगेमी। एक्सोगेमी जब शादी जो है यूनिट से या रिलेशन के बाहर हो, पर सतवाहना रूलर प्रैक्टिस एंडोगेमी। तो जो शाका रूलर, एंडोगेमी मतलब विद इन यूनिट, Shaka rulers who came from Central Asia, they were regarded as barbarian, मतलब एक खूंखार कबीला था, आउटसाइडर्स थे। तो आउटसाइडर्स तो हमारे फोर वर्ना में कहीं आते ही नहीं है, क्योंकि फोर वर्ना इंडिया में ओरिजिन हुआ है। सो जो बाहर से आए हैं तो वो उस फोर वर्ना में कहीं फिट नहीं होते, इसलिए हमारी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में उन्हें मलेच, एक लोअर शूद्रों में भी जो लोअर कास्ट आती है उसका वो टाइटल जो एक कास्ट दे दी गई। कुछ पावरफुल मलेच वर फेमिलियर विद द संस्कृत ट्रेडिशन, कुछ ऐसे मलेच लोग भी थे जिन्हें संस्कृत ट्रेडिशन के बारे में वो जानकारी रखते थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में लिखी गई है वो डिस्क्राइब करती है रुद्रदमन, जो कि एक बहुत अच्छा शाका रूलर था। 2nd सेंचुरी सी में उसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया है, रीबिल्ड उसको किया, लेकिन उसका निर्माण का, और कहा जाता है कि ये झील जो है वो शायद मौर्य टाइम पर बनाई गई थी। तो जो जातियां, मतलब जो और भी प्रोफेशन थे जो ये फोर वर्नास में कहीं फिट नहीं आते, तो उनकी एक अलग तरह की जातियां जो है वो बननी शुरू हो गई। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है जाति एंड द सोशल मोबिलिटी। सोशल कैटेगरी जो है वो रेफर करती है जाति को, और हमारे वर्ना जो है वो ब्राह्मणिकल थ्योरी के अनुसार वर्ना की तरह जातियां भी बेस्ड ऑन जो बर्थ होने शुरू हो गई, भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बेटा वो ब्राह्मण ही रहेगा, ये हमारी जाति के अनुसार था। वर्ना थ्योरी पहले काम के आधार पर थी, बाद में वो भी बर्थ के आधार पर होनी शुरू हो गई। वर्ना जो थे वो 4 थे, लेकिन जातियों की संख्या कितनी हो सकती है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इन फैक्ट व्हेनेवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटी जो है वो देन काउंटेड न्यू ग्रुप, जो मतलब जिन
नई जातियों के साथ उनका पाला पड़ रहा था, जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो 4 वर्णों में कहीं फिट नहीं हो रहे थे, उन्हें जातियों का नाम दे दिया गया। एग्जाम्पल दी गई हमारे पास निषाद की, जो कि जंगलों में रहता था, फॉरेस्ट ड्वेलर था। ये हम लोगों ने सुना हुआ महाभारत में। निषाद कौन था? एकलव्य। सो कुछ और भी ऐसे काम थे जिनके ऑक्यूपेशंस थे, उनके बेस पर उनकी कैटेगरीज बना दी गई। जैसे गोल्ड स्मिथ है, स्वर्णकार है, सोने का काम करेगा, सो ये उसकी जाति बन गई। सो जातियां जो है वो एक तरह का कॉमन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो है वो शेयर करती थी। तो उन्होंने सेम प्रोफेशन वालों ने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसे श्रेणी या गिल्ड का नाम दिया गया। सो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, मांडेसर से मिली है, जो मांडेसर जगह मध्य प्रदेश में है। उसने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड शेयर की गई है कि कैसे ये जातियां जो है वो मोबाइल करती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव की गई। इसकी यहाँ एक स्टोरी दी हुई है कि सिल्क जो वीवर्स थे, उनकी गिल्ड, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि पहले लता नामक जगह जो कि गुजरात में, वहां रहते थे, बाद में वो लोग मांडेसर मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गए अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ, क्योंकि उस राजा की दयालुता के बारे में सुन रखा था। तो उन लोगों की ये मूवमेंट गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक की जो मूवमेंट है, ये इस स्टोन इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड की गई है। सो मेंबरशिप जो गिल्ड की होती थी, वो सेम लोग होते थे। मान लो एक हम यहाँ बात कर रहे हैं गोल्ड स्मिथ की, ठीक है, स्वर्णकार है, तो वो जितने लोग भी सोने का काम करते हैं, सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है। तो उस हर एक शॉप में से या परिवार में से वो लोग मिलकर के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, सो दैट उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम पता थी, तो उसका सोल्यूशन भी उन्हें पता था कि कैसे निकालना है। तो इस तरीके से हर जाति का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, गिल्ड या श्रेणी जो है जिसको कहा जाता था, ये होता था। सो इंस्क्रिप्शन में ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉमन प्रोफेशन जो है लोग शेयर करते थे, वो कलेक्टिवली डिसाइड करते थे इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, और दे अर्नड थ्रू दैट क्राफ्ट, उससे उन्हें प्रॉफिट मिलता था। और उसके कारण वो लोग देवता को खुश होकर जो मंदिरों का निर्माण भी करते थे, कई बार देवता को चढ़ाते भी थे। जो चढ़ावा जो है आज भी जैसे हम लोग करते हैं, भगवान के आगे हमारी इच्छा होती है हमारा ये काम पूरा हो जाए, तो अगर वो काम पूरा हो जाता है तो हम भगवान को प्रसाद कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए जो है वो चले जाते हैं हम लोग। अब इन 4 वर्णों के अलावा अगर देखें तो वो क्या आ जाता हमारे पास, पहले 4 वर्ण आए, फिर जातिज है। अब इन 4 वर्णों के अलावा भी बहुत कुछ है सोसाइटी में तब उस समय, कि ऐसी पॉपुलेशन थी उस समय जिनकी सोशल प्रैक्टिस जो है उस सोशल नॉर्म्स पर या सामाजिक जो नॉर्म्स है हमारे होते, उन पर ब्राह्मणिकल आइडियाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जैसे कि निषाद की एग्जांपल बार बार यहाँ कोट हो रही है, यहाँ नोमैटिक पेस्टोरलिस्ट है, उनकी एग्जांपल कोट हो रही है। सो इन लोगों को क्या समझा जाता था? अनसिविलाइज्ड, ऑड मैन आउट पीपल है ये लोग, दे वर लिविंग लाइक एनिमल्स, वो तो जंगलों में रहते, सिविलाइजेशन की कोई सेंस नहीं है इन लोगों को। सो देयर वर शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिलीव्स बिटवीन दीज पीपल। ये सारे लोग जो है नॉन संस्कृत बोलते थे, ठीक है, और जो लोग नॉन संस्कृत बोलते थे उन्हें हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, उन्हें उन किताबों में ऐसे लोगों को मल्लेच का नाम दिया गया। मल्लेच मतलब लोअर कास्ट, लोअर कास्ट, शूद्रों में भी लोअर कास्ट आती है, मल्लेच का नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन 4 वर्णास के अलावा क्या चीजें जिसके कारण लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, और कुछ एक जाति अगर अपर आ रही है तो दूसरी उसके अधीन भी काम कर रही है। सो अनटचेबल्स या अनटचेबल से रिलेटेड जितनी भी जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, चंडालों के बारे में, वो सारी मनुस्मृति में लिखी गई हैं और हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखी गई हैं। सो ब्राह्मण जो है दे कंसिडर सम सोशल कैटेगरीज, ब्राह्मणों ने कुछ सोशल कैटेगरीज को अनटचेबल का नाम दे दिया, ठीक है। दे वर प्राइमरली कनेक्टेड विद देयर परफॉर्मेंस। क्यों उनको अनटचेबल कहा जाता था? क्योंकि जो काम वो करते थे उनके काम के बेस पर उन्हें अनटचेबल कहा गया, और जो काम ब्राह्मण करते थे वो उस काम को उन्होंने कहा कि हम सारा प्योर काम करते हैं, पवित्र जो काम ब्राह्मण करते हैं,
ब्राह्मण क्या करते थे, वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान करना, यज्ञ करना और राजा को धार्मिक कार्यों में सहायता प्रदान करना। इसका मतलब वो सारे कार्य क्या हो गए, प्योर पवित्र कार्य हो गए। सो जो दूसरे बाकी काम है वो अनटचेबल, वो गांव के बाहर रहते थे, छोटी जाति के लोग जो हैं जिनको शूद्रस का नाम दिया गया। सो दे अवॉइडेड, ब्राह्मण लोगों ने अनटचेबल से मतलब उनके साथ कोई उनका लिंक नहीं होता था, कभी खाना उनसे लेकर नहीं खाते थे, इवन शेडो भी उनका उनके साथ टच नहीं करता था। सो सम एक्टिविटीज वर, उनकी ऐसी एक्टिविटीज को पोल्यूशन का नाम दे दिया गया। सो इसमें क्या था, जो मनुस्मृति में कुछ नाम दिए गए हैं, ये कुछ उन लोगों की ड्यूटीज है, जो काम है, जो काम करते थे। डेड बॉडीज को, जो चंडाल हैं वो डेड बॉडीज को क्रिमेट करते थे या डेड एनिमल्स की क्रिमेशन करते थे। जिन लोगों के जो रिलेटिव्स नहीं होते तो उन लोगों को उन बॉडीज को भी ये लोग क्रिमेट करते थे, ठीक है। उनकी ये सारा कुछ हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया, ऐसे लोगों को चंडाल कहा जाता था। तो ये कहाँ आते हैं, एट द बॉटम ऑफ सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की के सबसे बॉटम में आते हैं, ठीक है। इन लोगों को देखना या टच करना भी ब्राह्मण लोग ऐसे सोचते थे कि पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन है ये। सो मनुस्मृति में कुछ ड्यूटीज लिखी गई हैं चंडालों के बारे में कि दे हैव टू स्टे आउटसाइड द विलेज, वो गांव में नहीं आ सकते थे। दूसरा है जो लोग, हम लोग बर्तन, जो आम जो अपर कास्ट के लोग थे वो जो बर्तन छोड़ देते थे या डेड बॉडीज के जो बर्तन होते थे उन बर्तनों को यूज करते थे, उनके कपड़े पहनते थे और लोहे के वो लोग जो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, लोहे की पहनते थे। सो दे कुड नॉट वॉक एंड आउट इन द विलेज एंड सिटीज एट द नाइट। वो विलेज में या सिटीज में ऐसे आम लोगों की तरह घूम नहीं सकते थे जो चंडाल लोग हैं। सो दे हैड टू डिस्पोज द बॉडीज ऑफ दोज जिनके को रिलेटिव नहीं होते थे, और अगर किसी को फांसी की सजा भी दी गई हो तो फांसी देने का काम भी ये चंडाल लोग ही करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, उसको एग्जीक्यूशनर भी कहा जाता था इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ जो चीजें हैं, फाहियान और ह्यूनसांग, ये दोनों क्या है, चीनी यात्री, ठीक है। ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से जो चीनी यात्री हैं वो भारत विजिट किए, तो उसमें नाम आ जाता है फाहियान, जो कि 5th सेंचुरी में, फाहियान जो है ये करीब 5th सेंचुरी, ठीक है, BCE में आया था यहाँ पर। और जो ह्यूनसांग है वो 7th सेंचुरी में था, आया यहाँ पर, चीनी यात्री है। बौद्ध धर्म के बारे में इन्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बुद्धिस्ट की किताबें पढ़ने के लिए ये यहाँ आए थे, तो ये 7th सेंचुरी में आया था यहाँ पे, ठीक है। तो फाहियान जब यहाँ 5th सेंचुरी में आया यहाँ पर, तो सॉरी BCE नहीं, इट इज CE, सॉरी। सो CE में 5th सेंचुरी CE में यहाँ आया था इंडिया में। So untouchable sounded clapper when they entered street so that the people could avoid seeing them. मतलब आवाज करते थे, अगर उन्हें गांव में एंटर होना होता था तो वो आवाज करते थे किसी चीज से, ठीक है, किसी साउंड क्रिएट करते थे सो दैट अगर सामने कोई व्यक्ति है तो वो हट जाए, उन्हें पता चले कि कोई चंडाल जो है यहाँ पर एंटर हो रहा था। ह्यूनसांग 7th सेंचुरी में यहाँ आया, उसने देखा कि जो एग्जीक्यूशनर है या स्क्वेंजर वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, मतलब स्क्वेंजर हम बर्ड के लिए यूज करते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो यहाँ पर जो चंडालों के लिए ये शब्द यूज किया गया है, तो वो कहाँ रहते थे, सिटी से बाहर रहते थे। सो एक और एग्जांपल है चंडालंस के बारे में कि दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रिस्क्राइब्ड इन शास्त्रास। ऐसा भी एग्जांपल मिलता है कि इन लोगों ने हमारे जो धार्मिक शास्त्रों में लिखे हुए सामाजिक नियम है उनको मानने से मना कर दिया। सो ओकेजनली देयर आर हिंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल, तो ऐसे ही भी कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं जो अलग किसी सोशल रियलिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये था इसके बारे में कि हमारे शास्त्रों में 4 वर्णों के बारे में, जातियों के बारे में क्या लिखा गया है। तो क्योंकि इसके बारे में एक एग्जांपल जो है
ये बुक में मिलती है, एक सोर्स बेस है बोधिसत्व एज ए चंडाला, तो वहां पर भी आप इसको भी रीड कर सकते हो, इस सोर्स को भी। तो नेक्स्ट है कि बियॉन्ड बर्थ क्या रिसोर्सेज क्या स्टेटस था। तो सोशल पोजीशन है अलग डिफरेंट सेक्शंस की, दे वर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब उनकी किस तरीके से उनकी पोजीशन समाज में निर्धारित होती है कि किसी व्यक्ति के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। या सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेस टू द रिसोर्सेज, कुछ अलग सिचुएशन में ये भी आता है, सोशल इम्प्लीकेशन और समाज में उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, ये दोनों चीजों पर समाज में किसी का स्टेटस जो है वो निर्धारित होता है। आज भी ऐसा होता है, अगर हम ये कहते हैं किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो वो नेचुरली बात है अमीर है व्यक्ति। जिसके पास टू व्हीलर है या घर थोड़ा नॉर्मल है, तो मतलब इस तरीके से जो इकोनॉमिक डिफरेंस है वो आज भी विजिबल है। सो किस बेसिस पर है हम इस चीज को डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, जेंडर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हु असेस द प्रॉपर्टी, जेंडर असेस द प्रॉपर्टी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, मतलब वर्ण एंड असेस टू द प्रॉपर्टी। थर्ड है शेयरिंग वेल्थ, भी कैसे जिसके पास वेल्थ होगी वही किसी को शेयर करेगा ना, तो वो कौन करेगा, जो हेड होगा, जो रूलर कंट्री का होगा, जो राजा होगा, वही लोगों को दान दे सकता है या कुछ कर सकता है, आम व्यक्ति किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। सो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कौन लोग थे वो प्रॉपर्टी असेस करते थे, असेस टू रिसोर्सेज दैट शार्पन द सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। मतलब जितना भी फील्ड वर्क है पुराने टाइम पर लेडीज नहीं करती थी, ओनली जेंट्स, मेन करते थे, वुमेन नहीं करती थी। सो लेकिन मनुस्मृति में एक ऐसी एग्जांपल दी है कि वुमेन नॉट नॉट एलिजिबल टू क्लेम शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, मतलब फादर की प्रॉपर्टी में जो विमेन है वो शेयर क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो बेटों के बीच में डिवाइड की जाती थी आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, तो उसमें से सबसे ज्यादा शेयर किसका होता था, बड़े बेटे का, क्योंकि उसे घर की सारी जिम्मेदारी निभानी होती थी बड़े बेटे को, तो इसलिए प्रॉपर्टी में बाकी जो शेयर है वो सारा बड़े बेटे को ज्यादा होता था, बाकी बेटों में जो प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड हो जाती थी। सो वुमेन कुड रिटेन द गिफ्ट, और लड़की कैसे, लड़की को जो फादर शादी के टाइम पर जो गिफ्ट, जो गहना, जो ज्वेलरी, जो कपड़ा, जो भी फादर दे दे, वो क्या हो गया, उसका स्त्री धन, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। शायद ये प्रथा तब से चली हुई आज भी चली आ रही है ये प्रथा। सो दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन, और ये स्त्री की जो स्त्री धन है उस विमेन के पास, वो उसके बच्चों को मिल सकता है, मिलता है, और अगर वो चाहे तो अपने हस्बैंड को भी चाहे इन्फॉर्म ना करे, ठीक है, ये डिपेंड करती है। और हस्बैंड का उस स्त्री धन पर कोई क्लेम नहीं होता, वो स्त्री धन विमेन के बाद उसके बच्चों के पास जाता है। सो मनुस्मृति के अनुसार वुमेन वर नॉट सपोज टू होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी एंड देयर ओन वैल्यूएबल विदाउट देयर हस्बैंड्स परमिशन, मतलब वो अपने कुछ वैल्यूएबल्स को, अपनी प्रॉपर्टी को हस्बैंड की परमिशन के बिना होल्ड नहीं कर सकती थी, मतलब उसे चाहे तो फ्यूचर के लिए जो सेव हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकती थी। सो बोथ एपिग्राफिक और टेक्सचुअल इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी मतलब इंस्क्रिप्शन से, और किताबें जो है जो कुछ एविडेंस प्रोवाइड करवाती हैं कि अपर क्लास वुमेन दे कैन असेस द रिसोर्सेज, लैंड, कैटल, मनी, ठीक है, जनरली जिन पर मैन का अधिकार होता था ये अपर कास्ट की वुमेन कर सकती थी। ऐसा कुछ एग्जांपल हमें मिलते हैं एपिग्राफिस, इंस्क्रिप्शन से और टेक्स्ट से, ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलती है। एग्जांपल दी हुई है हमारे पास यहाँ प्रभावती गुप्ता की, प्रभावती गुप्ता की दी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये था जेंडर, मैन और वुमेन। अब यहाँ वर्ण आ गया, भी जाति के बेस पर वो प्रॉपर्टी को असेस कर सकते हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार सिर्फ ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास वर सर्विट्यूड, मतलब सिर्फ वो उनके लिए मनाही है। सो वाइल वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है फर्स्ट थ्री वर्णा को दिए गए, बहुत सारे ऑक्यूपेशन, जो अमीर लोग हैं दैट वुड हैव बीन ब्राह्मणस, क्षत्रियस, अमीर लोग कौन हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा है जो,
क्षत्रिय क्या है, राजा है। सो बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज दैट डिवीजन ऑफ सोसाइटी, बौद्ध धर्म की किताबों में भी लिखा गया कि ऐसी डिवीजन थी सोसाइटी में, बट वो डिड नॉट रिगार्डेड दिस एज अ नेचुरल, वो इस चीज को नेचुरल नहीं मानते थे, उनको ये कि इंसान द्वारा बनाई गई है, ठीक है, और इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल है, जो डिवीजन समाज में बनाई गई है अमीर और गरीब के बीच में। So they also rejected the idea of claim for higher status on the birth of basis of birth. तो इस बात को भी जो रिजेक्ट किया जाता है, इस आइडिया को भी कि हायर स्टेटस है बर्थ के बेस पर होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और अलग सोशल सिनेरियो भी आता है जिसमें लिखा गया है शेयरिंग वेल्थ। तमिल संगम जो है एंथोलॉजी, वो ये बताती है कि इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप सुजेस्ट करते हैं, suggesting that while there were differences between rich, तो ये बातें भी कि डिफरेंस था किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में। जो लोग रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं वो दे कैन शेयर द रिसोर्सेज, दे कैन शेयर द वेल्थ, जो रिसोर्स जिसके पास पैसा होगा वही शेयर कर पाएगा। सो जो चीफ होता था, मुखिया होता था, राजा होता था, वो ही शेयर वेल्थ करता था लोगों को, वो पैसा दे पाता था। सो चीफ वर द पैटर्न ऑफ बार्ड्स एंड पोइट्स, बार्ड जो लोग, मतलब भाट जिसको कहा जाता था, वो गा गा करके लोगों को कहानी कुछ नाटकीय तरीके से सुनाते थे, कोई भी इंसिडेंट, ठीक है। तो राजा उनकी सरपरस्ती करता था, मतलब उनका विकास करने के लिए राजा पैसा लगाता था, उनको प्रमोट करता था इस चीज को। जो राजा को खुश करने के लिए बाहर कुछ लिखते थे, सुनाते थे, या कभी कुछ लिखते थे, तो राजा खुश होकर उनको इनाम देता था। तो इसका मतलब क्या है, राजा उनका पैट्रन, सरप्रस्त बना। नेक्स्ट है पीपल आइदर असाइंड स्टेटस, किस बेस पर लोगों को हम स्टेटस देते हैं समाज में, हम जिसको मान्यता, इज्जत, रिस्पेक्ट मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, ठीक है। जो व्यक्ति अमीर है, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसके साथ बात करते थे, ध्यान रखा जाता है कि रिस्पेक्ट से बात की जाए। या जो व्यक्ति जेनरस है, काइंड है, उसकी हमेशा इज्जत होती है, दूसरों के प्रति दयालु, दया दिखाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए वेल्थ इकट्ठी करता है, उसको कोई भी व्यक्ति लाइक नहीं करता। कि हम कहते हैं ना कि अमीर है तो अपने लिए होगा, हमें क्या किसी से, ठीक है। तो जो व्यक्ति सिर्फ मिजरली या सिर्फ अपने लिए पैसा इकट्ठा करता है, वेल्थ इकट्ठा करता है, उसके समाज में जो है वो उतनी इज्जत या नहीं होती, लोग उसको इतना अच्छी नजरों से नहीं देखते। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल डिफरेंस। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था समाज में, सोसाइटी में, कि एक मिथ जो कि सुत पिटक में मिली हमें, वो उसके अनुसार कि इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। किंगशिप जो राज तक का सिद्धांत था, वो इंसान की, लोगों की चॉइस पर था। अगर राजा उनकी रक्षा करता है, नेचुरली बात है, तो बदले में वो टैक्स देते थे राजा को, ठीक है, क्योंकि राजा उन्हें सर्विसेज दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है, राजा उनकी रक्षा कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है काम के, उसको काम मिल रहा है ये चीजें से, तो बदले में वो राजा को टैक्स देते थे। उसी साथ में सेम टाइम पर इट रिवील्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन। उसी के साथ साथ लोगों ने जो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन है एस्टैब्लिश थे, समाज में प्रेवलेंट थे, उस चीज को भी रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास अगला पॉइंट है कि ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग ऑफ सिस्टम। अब समाज में सिस्टम जो चल रहा है, कोई भी जातियां है, वर्ण सिस्टम है, कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, ये किसने बनाए, ह्यूमन बीइंग्स ने, इंसानों ने बनाए। सो वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम ना, हमने तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बना दिए, अब फ्यूचर में जो होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। सो किंग जो है दैट वाज इलेक्टेड बाय द होल पीपल, महासामंत, जो राजा को कौन चुनता था, लोग अपनी इच्छा से चुनते थे कि राजा क्या काम करता है प्रजा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में ही अगला मेन क्वेश्चन जो महाभारत का आ जाता है, महाभारत के बारे में, कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने महाभारत का किया था, दैट इज क्रिटिकल एडिशन। वो क्वेश्चन क्या था
क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है। उसमें मतलब 1919 में वीएस सुक्तांकर ने, वो संस्कृतिस्ट था जो, उसने लिखी है इसको क्रिटिकली एनालाइज करके। तो अब यहाँ पर है कि इस महाभारत को क्या, कौन सी लैंग्वेज थी, किस चॉइस, किस प्रेफरेंस से, किस तरीके से लिखा गया है, किस तरह की टेक्स्ट थी, लिखने वाला कौन है, कैसी ऑडियंस थी, पढ़ने वाली थी, कैसा था, कहाँ लिखा गया, क्या उसकी डेट थी, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सेवरल एलिमेंट फॉर हिस्टोरियन, एनालाइज करने के लिए क्या था, फर्स्ट लैंग्वेज क्या थी टेक्स्ट की। आज भी अगर आप ये देखो, अगर हम लोग कोई भी मार्केट में किताब लेने जाता है, कोई चीज भी, कोई सिंपल बुक भी लेने जाते हैं, तो हम पहले देखते हैं किताब लैंग्वेज, मेरे मतलब मुझे हिंदी चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हम बोलते हैं ना इंग्लिश में किताब चाहिए, मीडियम इंग्लिश हो उसका। सो वेदर इट इज ऑर्डिनरी पीपल्स लैंग्वेज, तो क्या ये आम लोगों की भाषा में लिखी गई थी किताब, पाली में, प्राकृत में, या तमिल भाषा में, या ये प्रीस्ट की या एलाइट लोगों की लैंग्वेज थी, उनकी लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत। मतलब किस भाषा में लिखी गई थी महाभारत। दूसरा आ जाता काइंड ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या थी, इसमें मंत्र लिखे गए थे, जिसे कि आम मतलब पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जो है, वो कोई भी यज्ञ करते हुए उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चांटिंग करते हैं, या ये एक स्टोरी है जिसको आम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसको आम लोग जो है पढ़ सकते हैं, जो लोगों को सुना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, या हर्ड करते हैं, सुना सकते हैं, इसका ऑथर कौन है, परस्पेक्टिव इन राइटिंग द टेक्स्ट। ऑथर जो है किताब में हमेशा जो ऑथर की अपनी क्या प्रिस्क्रिप्शन है, क्या उसका आइडिया, वो झलकता है। वो सारा जब टेक्स्ट लिखता है तो वो उसकी अपनी मन के जो भाव होते हैं वो किताब में नजर आते हैं। नेक्स्ट है फिर, जो ऑथर है वो ये भी ध्यान रखता है कि मैं किताब लिख किस तरह की ऑडियंस के लिए ला हूँ, कौन सी ऑडियंस को पढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो चीज भी ध्यान में रख करके कोई भी जो किताब है वो लिखी जाती है। फिर कौन सी डेट को लिखी गई किताब, उसकी डेट क्या है, कंपाइलेशन की, कंपोजिशन की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस, प्लेस ऑफ कंपोजिशन, वेयर इट वाज कंपोज, कहाँ लिखी गई है। सो अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका, सो कंटेंट ऑफ टेक्स्ट टू अराइव टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इस सारे इसके कंटेंट का, इस बुक के कंटेंट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको डिटेल में आगे हम करते हैं कि लैंग्वेज क्या थी और इसका कंटेंट क्या था महाभारत का, कि वी आर कंसिडरिंग द संस्कृत लैंग्वेज ऑफ महाभारत। महाभारत जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बाद में इसको और भाषाओं में लिखा गया, क्रिटिकल एडिशन जो था रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया। तो संस्कृत जो महाभारत में यूज की गई है वो काफी सिंपल थी एज कंपेयर टू वेदास और प्रशस्ति। जो प्राचीन भारत में वेद लिखे गए हैं या उसके बाद कुछ प्रशस्ति या इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं ये सब सारी। लेकिन इनकी संस्कृत और महाभारत की संस्कृत में काफी डिफरेंस है। महाभारत सिंपल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है, जिसे कि आसानी से पढ़कर समझा जा सकता है। सो इस टेक्स्ट में दो सेक्शन थे, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है नरेटिव सेक्शन, दैट कंटेन्स स्टोरीज, नरेशन है, नरेट कर दो स्टोरी वाइज, एक चलता आ रहा है कि राजकुमार थे, गुरु राजकुमार थे, हस्तिनापुर कैपिटल थी, ठीक है, तो दो सेट ऑफ कजिन्स थे, तो कैसे वो लोग घर में रहे, रिसोर्सेज इकट्ठे शेयर करते थे, बड़े हुए बच्चे गुरुकुल गए, उनकी शादियां हुई, तो ये एक स्टोरी चलती आ रही है, नरेशन है। तो दूसरा सेक्शन है नोन एज डाइडेक्टिक सेक्शन, सो दैट इंक्लूड स्टोरीज एंड नरेटिव्स कंटेन सोशल मैसेज। इसमें दोनों चीजें, सोशल मैसेज भी है। ये वाला सेक्शन डाइडेक्टिक जो है वो लास्ट में, बाद में, लेटर ऑन ऐड किया गया, लेटर ऑन, ठीक है। जो पहले हमारे पास था नरेटिव सेक्शन, तो इसमें करीब महाभारत में तब बुक के शुरू में भी लिखा हुआ, पहले भी मैं बताया मैंने अपनी वीडियो में कि इसमें 10,000 श्लोक थे। जब डाइडेक्टिक सेक्शन इसमें ऐड किया तो नेचुरली बात है, जब कुछ चीज ऐड की जाती है
तो इसके श्लोकों की संख्या 10,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई। तभी ये एक एपिक महाकाव्य कहलाया। ठीक है, अब ऑथर कौन था इसका, हु रोट द टेक्स्ट? ओरिजिनल स्टोरी जो है बेसिकली वो चैरिटियर, ये ऐसा कुछ है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आता है ये वाला। ठीक है, बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ दिए हैं कि क्या महाभारत एक सिंगल ऑथर ने लिखा है? तो उसका आंसर आप यहाँ देखिए, क्या वाकई किसी सिंगल ऑथर का लिखा हुआ है महाभारत? महाभारत ओरिजिनली जो स्टोरी है वो चैरिटियर बार्ड्स थे, जो युद्ध में राजाओं के साथ रथवान जो है गए, उन्होंने युद्ध देखा, वो युद्ध के साक्षी बने, उन्होंने युद्ध देखा, जो राजा की बहादुरी की कहानियां युद्ध के बाद आकर उन्होंने अपने परिवार में, समाज में लोगों को सुनाई। ठीक है, इस तरीके से जो महाभारत है ओरिजिनली काफी जनरेशन तक ओरली ट्रेवल करती रही, ओरली ट्रेवल किया, सर्कुलेटेड ओरली ये कंपोजिशन। ठीक है, जो चैरिटियर बार्ड्स थे उन्हें सुतास कहा जाता था, ये क्षत्रिय के साथ युद्ध में गए, तो जो कहानियां देकर आके लोगों को बताई, तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रेवल करती गई। तो 5th सेंचुरी का टाइम पीरियड में, बीसी में, कुछ ब्राह्मण लोगों ने ये देखा, ये सोचा कि क्यों ना इसको एक लिखित रूप दे दिया जाए। जैसे ओरली ट्रैवल कर रही है, हर व्यक्ति इसमें से कुछ अपनी एडिशन हो जाती है, ओरिजिनल स्टोरी में कुछ ना कुछ जो है वो चेंज हो सकता है, तो इसको रिटर्न रूप दे दिया जाए, लिखित रूप दे दिया जाए। ठीक है, इस समय तक करीब कुरु और पंचालस जो दो बेसिकली महाजनपद थे, जनपद थे पहले, महाजनपद बाद में बने, सो दे आर बिकमिंग द किंगडम्स, बड़ी रियासतें बन गई है। तो एक ऐसा फेज आया जब ये टेक्स्ट करीब 200 BCE से 200 CE तक का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की पूजा मतलब बढ़ने लगी, और महाभारत का मेन कैरेक्टर क्या है? कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्णा को विष्णु भगवान के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। तो 200 CE के बाद नेक्स्ट 400 CE आता है। पहले हमने कहा 200 BCE से 200 CE तक का टाइम पीरियड आता है। फिर 200 CE से 400 CE का टाइम पीरियड, जिसमें डाइडेक्टिक सेक्शन, जो अभी मैंने ऊपर यहाँ पे बात की डाइडेक्टिक सेक्शन की, ये सेक्शन कब ऐड किया गया? 200 CE से 400 CE के बीच में ये जो है डाइडेक्टिक सेक्शन ऐड किया गया यहाँ पर, जो कि मनुस्मृति से रिजेंबल करता है। तो ये सारी एडिशन में जुड़ करके श्लोकों की संख्या 10,000 से 1,00,000 हो गई। अब महाभारत लिखी किसने? ट्रेडिशनली दैट इज एट्रीब्यूटेड टू सेज वेद व्यास। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वेद व्यास ओरिजिनली आता है। अब महाभारत को लाइक अदर मेजर एपी की तरह इसमें भी काफी चीजें जो है वो ऐड की गई महाभारत में। ठीक है, हस्तिनापुर जो जगह है, वहां की खुदाई बीबी लाल, एक आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया है, जिसने 1951-52 में हस्तिनापुर की जगह नामक जगह पर खुदाई की। ये कहां पर? मेरठ के पास है, यूपी में। ठीक है, इस समय जो शायद ये जो हस्तिनापुर है, जो महाभारत में लिखा हस्तिनापुर, हो सकता है सेम भी हो, क्योंकि नाम तो सेम था। तो ये अब खुदाई से पता चला कि हाउसेज ऑफ सेकंड फेज, जो कि 12th to 7th सेंचुरी BC के बीच का था। ठीक है, इसमें घर जो है किसी प्लानिंग के साथ नहीं बने थे, कोई डेफिनेट प्लान नहीं थी वहां पर, इधर उधर, कभी इधर घर बना, कोई उधर, कोई कहीं कहीं घर बने हुए थे। तो जो थर्ड फेज आता है वो उसके अकॉर्डिंग जो 6th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BC का पीरियड है, इसमें जो घर है वो कच्ची मिट्टी और साथ में पक्की ईंटों के बने हुए थे, कच्ची और पक्की ईंट दोनों के। लेकिन यहाँ पे घर जो है वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे और बिना प्लानिंग के। यहाँ पे घर पक्की ईंटों के ज्यादा थे और कुछ प्लानिंग के साथ ये वाले बने हुए। घरों के बाद सोखे जार या ब्रिक ड्रेन्स भी यूज मिले हैं खुदाई में हमें। तो वहां पर शायद वो चीज एक कह लो कि ड्रेन जो है, नालियां थी, गंदा पानी, घरों का रिफ्यूज जो है वहां पर
वेस्ट जो है जमा करने के लिए शायद ये बने हुए थे। सो टेराकोटा की रिंग वेल्स भी मिले शायद कुएं के लिए या ड्रेनेज पिट्स के लिए वो यूज किए, गड्ढा खोदा वहां पर उसके लिए भी जो है वो यूज किए गए होंगे कि क्या चीज, टेराकोटा के रिंग बने हुए, ये राउंडेड ऐसे रिंग ऐसे वाले बने होंगे ये चीज। सो द्रौपदी की जो मैरिज है महाभारत में एक मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड है महाभारत में, द्रौपदी का जो मैरिज, क्योंकि ऐसी कोई एग्जांपल इतिहास में हमें और कहीं नहीं मिलती जो पॉलीएंड्री की है। द्रौपदी की मैरिज बेसिकली हुई तो उसकी अर्जुन के साथ ही अकेले, ठीक है, वो इंसिडेंट आप जानते हो कि कैसे उसके पांच भाई, उसके पांच पति बने, ठीक है। सो द्रौपदी की मैरिज पांडवा के साथ एग्जांपल अकेली है पॉलीएंड्री की। सो पॉलीएंड्री महाभारत में कई चीजें बताती है, इसके बारे में एक अलग अलग व्यूज आते हैं। उसके अनुसार ये था कि शायद पॉलीएंड्री जो है वो रूलिंग क्लास में प्रेवलेंट थी, अपर कास्ट के लोगों में, राजा लोगों में, शाही रॉयल फैमिली में। तो ये एक थ्योरी है। तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद वहां पर जो ब्राह्मण लोग इसके फेवर में नहीं थे, तो इसलिए ज्यादा नहीं और कोई एग्जांपल मिली, ऐसी कोई और एग्जांपल नहीं मिलती। तीसरी थ्योरी आती है कि जो ये पॉलीएंड्री है ये शायद कुछ हिमालयन रीजन में अवेलेबल थी, पहाड़ी इलाकों में। तो चौथी थ्योरी आती है कि वहां पर शायद शॉर्टेज ऑफ वुमेन थी, इसलिए एक लड़की के साथ पांच पांच जो भाइयों ने जो है वो शादी की। सो ऐसा कुछ क्राइसिस वहां चल रहा था इसके कारण। तो जो भी इसका रीजन रहा हो, तो बस बात यह है कि सिर्फ पॉलीएंड्री की ये एक एग्जांपल जो है द्रौपदी की हमें मिलती है, ठीक है। महाभारत जो है एक डायनेमिक टेक्स्ट है, चाहे उसमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक, सोसाइटी से रिलेटेड वो सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। सो महाभारत वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में लिखी गई, इसमें बहुत सारी जो स्टोरीज हैं महाभारत में वो बाद में जो है वो ऐड की गई, ठीक है। सेंट्रल स्टोरी जो है बेसिकली कई तरीकों से दर्शाई गई है। एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन, उसकी बहुत सारी पेंटिंग और स्कल्पचर्स भी बने महाभारत से, जैसे लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड पेंटिंग्स भी कभी कहीं ना कहीं हमें देखने को एग्जीबिशन में या कहीं और देखने को मिल जाती, मूर्तियां दिख जाती हैं। सो दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम फॉर वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्ले, आर्ट्स के लिए प्ले आ जाएगा, डांस आ जाएगा, अदर काइंड ऑफ नरेशन आ जाएगा। इसलिए ये इतनी चीजें हमें एक एक टेक्स्ट से मिलती हैं, इसलिए महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स हैं जो बुक में चैप्टर में यूज किए गए थे। कुल किसको कहा जाता है, किन किसको कहा जाता है, ठीक है। फैमिली है, पूरी कुल है। किन है ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन लाइनेज, कॉमन वंश है, सबका एक वंश के लोग हैं। पैट्रीलिनेज जो है दिया हुआ है, मतलब फादर साइड से बेटे के, फादर के बाद बेटा गद्दी पर बैठा, उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा। मैट्रिलिनी जो लोग, कुछ लोग जहाँ पे मदर की डोमिनेंस चलती है परिवार में, तो मेट्रोनिमिक्स ऐसी कुछ एग्जांपल मिलती है कुछ स्टूडेंट्स, और कुछ बृहद नायक उपनिषद में मिलता है कि कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अपनी मदर का नाम अपने नाम के साथ लगाया, ठीक है। मैट्रिलिनी की या मेट्रोनिमिक्स की कुछ एग्जांपल सतवाना शास्त्रों की भी मिलती है, जो अपने नाम के साथ अपनी मदर का नाम लगाते हैं, मदर का नाम उन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है। और पुरुष सूक्ता जो है इसमें भी लिखा गया है, पुरुष सूक्ता ऋग्वेदा में लिखा गया कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन फोर वर्णास। ये फोर वर्णास कैसे हैं कि चार जो वर्ण कैसे हैं, उसका डिवाइन ओरिजिन है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, ब्राह्मण बाजुओं से क्षत्रिय, ठीक है, और वैश्य उसकी थाई से पैदा हुए, शूद्रा ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए। तो वानिक ये टर्म भी यहाँ पे सोर्स में यूज की गई है। वानिक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है मर्चेंट्स, व्यापारी। मृच्छकटक एक प्ले है संस्कृत का, लिखने वाला कौन है, शूद्रक। ये भी आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है।
इस मृच्छकटक प्ले में हीरो कौन है, करेक्टर मेन कौन है? चारुदत्ता, जो कि ब्राह्मण भी है और मर्चेंट भी है, वानिक भी है, ब्राह्मण भी है और वानिक भी है। ठीक है, सो ये कुछ टर्म्स चैप्टर में यूज की गई हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैप भी दिया इस चैप्टर का, जो एरिया जिसमें आ जाता है, जो डायनेस्टीज आ जाती, किंगडम्स हैं, टाउन्स हैं, किंगडम कुशानाज आ जाती हैं, शाकाज हैं, सतवाहनाज हैं, वकाटकाज हैं, ठीक है, गुप्ताज हैं, ये किंगडम्स हैं, ये किंगडम्स हैं। ठीक है, बिना डॉट के, क्योंकि ये रियासत इतनी है, उसका डॉट नहीं हो सकता, डॉट सिटी का होता है, कैपिटल होगी उसका डॉट होएगा। देन टाउन कौन से हैं? मथुरा डॉट के साथ है, कन्नौज, वाराणसी, राजगीर या राजगृह, वैशाली, ठीक है, भृगुकाचा और बोहार। ठीक है, ये कुछ मैप के प्लेसेस हैं, एरियाज हैं, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड में इस चैप्टर से में मैप दिए गए टाउन्स टाउन्स का है और किंगडम्स का है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ यू लाइक द कंटेंट, you can like the video, like, share, subscribe, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो है वो लिख सकते हैं।